मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस। आप लोगों ने सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे बहुत सारा प्यार दिया है मेरे पहले वन शॉट पे इस चैनल के शेपिंग ऑफ अर्थ इंटीरियर। तो फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। My name is Reema Ghai and I will be teaching you the complete new syllabus of SST on this channel for free. पहला लेक्चर मैं डाल चुकी थी शेपिंग ऑफ अर्थ इंटीरियर का। माय गॉड, कितने सारे बच्चों के उसमें प्यारे प्यारे कमेंट्स और फीडबैक्स नजर आए और सभी बच्चों ने होमवर्क क्वेश्चन के आंसर्स भी दिए। तो बस उसी प्रथा को आगे चलाते हुए आपकी डिमांड थी दो चैप्टर्स की, अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी एंड मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इतना ज्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हैं, इतना ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं क्योंकि नया सिलेबस तो आ चुका है लेकिन एनसीईआरटी का अता पता अभी भी नहीं है। लेकिन अता पता कब जाके होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम अपनी तैयारी को पूरा करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। आज मैं आपको प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा चैप्टर कराने वाली हूं, वो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही हल्का चैप्टर है और इस लेक्चर को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। मैं आपको अगर प्रैक्टिकली एक बात बोलूं, इस चैप्टर को सुनने के बाद आप लोग एक बार आधे घंटे के लिए सेल्फ स्टडी जरूर कीजिएगा। इसके अंदर मैं इसके टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेके आई हूं। दैट इज आपको ये वन शॉट देखने के बाद कोई और बुक, कोई और रिसोर्स, कोई और लेक्चर की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आई गारंटी यू। तो बस सिंपल सी चीज है, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को जिसका नाम है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस। तो बच्चों, सोशल साइंस का मतलब क्या होता है? सोशल, सोसाइटी। हम लोग अक्सर इस एसएसटी को समझ ही नहीं पाते, जिसकी वजह से आपकी क्लास नौवीं कक्षा में नए सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर ही डाल दिया हिस्ट्री, इको सिविक्स, ज्योग्राफी से हट के, और वो है तो एसएसटी को समझने का। आज हम इस चैप्टर में इसकी ब्रांचेस, जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, को पढ़ेंगे और वो ब्रांचेस से हम क्या क्या सीखते हैं ये भी जानेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 7 मेजर टॉपिक्स। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ेंगे कि क्या है सोशल साइंस और क्या है जो इसको अलग बनाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके स्कोप को, दैट इज सोशल साइंस पढ़ने के बाद हम लोगों का स्कोप क्या क्या है, सोशल साइंस का एक्चुअली में स्कोप क्या क्या है। देन हम बात करेंगे एवरीडे लाइफ में सोशल साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है। फिर हम बात करेंगे इसका इंडियन पर्सपेक्टिव से क्या मतलब है। फिर हम बात करेंगे इसके 4 ब्रांचेस के बारे में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। फिर हम इसके इन चारों डिसिप्लिन से क्या रिलेशनशिप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन सोशल साइंस पढ़ने से क्या वैल्यूज डिपिक्ट होती हैं, क्या वैल्यूज इंडिकेट होती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इन शॉर्ट ये बहुत ही जनरल और बहुत ही बेसिक सा चैप्टर होने वाला है। बहुत सारी चीजें इसमें मुझे बार बार आपको रिपीट करनी पड़ेंगी क्योंकि दैट्स व्हाट द कंटेंट इज ऑल अबाउट। ये चैप्टर जान के एग्जैजरेट किया हुआ है। मेजरली इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है। क्या क्या है, आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया गया है कि पहली बात तो सोशल साइंस है क्या। हम लोग एसएसटी को कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब कई बच्चों के स्कूल में थर्ड में आई गेस एसएसटी साइंस अलग अलग हो जाती है, उससे पहले ईवीएस रहती है। तो एसएसटी है क्या, हम लोग ये ही नहीं जान पाते। सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर सराउंडिंग। तो सोशल साइंस इन इज लाइक बोलने में वो इतनी सी है एसएसटी, बट ये इतनी वाइड है, इतनी वास्ट है, बिकॉज इसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर, हम सोसाइटी, हम जियोग्राफी को क्लोजली देखते हैं। आप लोग जब 11th 12th में ह्यूमैनिटीज लेते हैं तो उसके अंदर आप सब्जेक्ट्स देखते हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब पे भी आप जाते हैं। ये सब क्या है, ये ह्यूमन माइंड को पढ़ा जाता है, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ा जाता है। सोशियोलॉजी में आप सोसाइटियल बिहेवियर को समझते हो, सोसाइटी के बारे में जानते हो। दिस इज व्हाट सोशल साइंस इन डेप्थ इज ऑल अबाउट। तो इन शॉर्ट अगर आपसे पूछा जाए सोशल साइंस क्या है, तो सोशल साइंस इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इट्स सराउंडिंग। सिंपल, 2 मार्क का क्वेश्चन आपको लर्न हो गया है। 2 मार्क का क्वेश्चन आप लोगों को लर्न हो गया है मेरा बच्चा। अच्छा जी, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं बेटा, मार्केट में सोर्सेज अवेलेबल हैं, जो गेटवे की एक पीडीएफ है, एक फुल मार्क्स की पीडीएफ है,
मैंने उन सभी को मिक्स करके उसके रिसोर्स को लिया और अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में उसको ईज़ी बनाते हुए इस पीपीटी में डाल दिया है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही सिंप्लीफाइड नोट्स की तरह काम करने वाली है ये पीपीटी बच्चा। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी पिन्ड लिंक में, गूगल ड्राइव पे और टेलीग्राम पे। यस, हाँ, टेलीग्राम पे। अच्छा जी, क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन लाइफ को? तो बचा फैमिली सबसे पहले ह्यूमन लाइफ को क्या इम्पैक्ट करता है? उसका परिवार। उसका परिवार सबसे पहला एक इंसान की लाइफ का जो इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, एक बच्चे की भाषा जिस पे डिपेंड करती है, एक बच्चे का लाइफ़स्टाइल जिस पे डिपेंड करता है, वो है उसका परिवार। तो सबसे पहला सोसाइटियल इंस्टीट्यूशन लोगों की लाइफ में क्या है? उसका परिवार। वैल्यूज़ बताता है, हैबिट्स बनाता है और बिहेवियर लेके आता है। हम लोग एक बच्चे की बिहेवियर से उसकी परवरिश का अंदाज़ा लगा लेते हैं, राइट? कैसी उसकी संस्कृति रही है, कैसी उसकी परवरिश रही है। तो ह्यूमन लाइफ को पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है? फैमिली। ऑल्सो ये उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। अगर आपके घर में रोज़ कलह-कलेश हो रहे होंगे तो बच्चे की भाषा वैसी हो जाएगी। जहाँ पेरेंट्स आपसे आपने ये खाया, बेटा आप ये कर लीजिए, बेटा नहीं, तो आपके बच्चे में भी वो एक पोलाइटनेस रहती है। राइट? वो दिखता है, वो नज़र आ जाता है। नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी यानी कि जिनके साथ हम मिलते-जुलते हैं। एक बच्चा क्या सिर्फ़ घर पे रहता है? नहीं, वो बड़ा होता है, वो स्कूल जाता है, वो ट्यूशन जाता है, वो मल्टीपल कोर्सेज़ करता है, वो बाहर गली में खेलता है। तो वो कम्युनिटी जिसके अंदर वो रह रहा है, द ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, ये इंटरैक्शन करना बताता है, कोऑपरेशन सिखाता है एंड साथ-साथ एक बिलॉन्गिंग की फीलिंग लेके आता है। देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ गई सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑल अबाउट पैसा। तो पैसा इन्वॉल्व हो गया, पैसा कमाना भी और स्पेंड करना भी। तो यहाँ पे आपको आती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप कैसे रह रहे हो, क्या-क्या आपके पास रिसोर्सेज़ हैं एंड देन क्या-क्या आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उन रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल करने की। रिसोर्सेज़ तो मार्केट में बहुत हैं, क्या आप हर रिसोर्स को ले सकते हो? नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी कैपेबिलिटी है। देन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, अभी हम इस टॉपिक में बात क्या कर रहे हैं, वो फैक्टर जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस प्रभाव डाल रहे हैं। तो क्या पढ़ा हमने? फैमिली पढ़ी हमने, हमने कम्युनिटी पढ़ा और हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि आप कैसा काम कर रहे हो, उससे कैसा कमा रहे हो और कैसी लाइफ जी रहे हो। देन आ गया आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर ऑफ कोर्स आपका समाज आता है, आपकी सरकार कैसे चला रही है आपके देश को, कैसे लॉज़ हैं, कैसे वहाँ पे जस्टिस होती है एंड लास्टली कल्चरल ट्रेडिशंस दैट इज़ आपकी लैंग्वेज, आपके फेस्टिवल्स, आपके कल्चर, आपके आपके तौर-तरीके, ये आपकी आइडेंटिटी को ज़िंदा रखते हैं और साथ-साथ ये आपके बिहेवियर में भी आ जाता है, आपके खान-पान में भी आ जाता है कि आप किस सोसाइटी से, किस कल्चर से बिलॉन्ग करते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ 5 फैक्टर्स बताइए that influence the human life. 5 factors that influence ह्यूमन लाइफ। कमेंट में करेंगे ये सब, आप टाइम स्टैम्प डाल के लिखेंगे आप लोग भी साथ साथ। सबसे पहला क्या हो गया मेरा बच्चा, याद हो गया आपको? सबसे पहले हो गया हमारा फैमिली। सेकंड हमारा क्या हो गया बच्चा? ये बेसिक, इसको रट्टे मत मारो, इसको समझ के करो। क्या क्या चीजें हैं जो आपकी लाइफ पे इंफ्लुएंस डालती हैं? आपका परिवार, आपके आसपास के लोग, है ना? और इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आपके घर में कोई कैसे काम कर रहा है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और साथ-साथ लास्टली आपका कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चरल ट्रेडिशंस। ये सारे फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट डालते हैं, ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं। अब ये जो सोशल साइंस है, इसको समझने की, इसको पढ़ने की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है? तो बच्चों, हाउ सोसाइटी फंक्शंस, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। पहली बात तो हमें क्यों पढ़ना है? हमें ये जानना है हमारी सोसाइटी कैसे बनी है, हमें ये जानना है हमारे पास क्या अधिकार है, हमें ये जानना है हमारा उसमें रोल क्या है, हमें ये जानना है हमारा आपस में रिलेशन क्या है, हमें ये जानना है हम क्या कोऑपरेशन कर सकते हैं और साथ साथ लड़ाइयाँ, झगड़े, डेवलपमेंट, चेंजेस, ये सब हम लोगों को पहचानने पढ़ने के लिए सोशल साइंस को क्लोजली देखने की आवश्यकता है। तो इन शॉर्ट अगर जो अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया है उसका अगर मैं समरी एक पीपीटी बनाती, एक स्लाइड बनाती, आई मीन समराइज्ड स्लाइड बनाती, तो वो ये होती जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि पहली बात, सोशल साइंस बनी है सोसाइटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट से। ये 3 एलिमेंट्स है सोशल साइंस के।
ये 3 एलिमेंट है सोशल साइंस के। सोसाइटी है, इकोनॉमी है और इन्वायरमेंट है। और इसमें इन्फ्लुएंस करने वाले हैं फैमिली एंड कम्युनिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कल्चरल ट्रेडिशंस। और सोशल साइंस क्यों पढ़नी है हमको? बिकॉज इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी फंक्शंस, हाउ पीपल इंटरैक्ट विद वन अनदर, with nature, and how we can build a better world together. Clear? If it's clear, you need to give thumbs up in the comment section again and again. मुझे बार बार याद ना दिलाना पड़े। जब एक टॉपिक खत्म होगा, जब एक टॉपिक खत्म होगा, हम लोगों को सब कुछ बताना है कि भैया मैम हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। सिंपल। मुझे ये नहीं लगना चाहिए मेरा बच्चा कैमरे के पीछे है, मेरा बच्चा मेरे सामने है, मेरा बच्चा मुझसे बात कर रहा है, मेरा बच्चा मुझे बता रहा है मैम ऑल क्लियर। ठीक है मेरा बच्चा? Okay. So this is the summarized PPT of introduction. Now we will move to the first topic, 1.1 topic of this chapter, that is meaning of social science. मैंने आपको social science का मतलब बता दिया, लेकिन content कहता है दोबारा बताओ बच्चों को मतलब। तो हम इसको in detail अब बताएंगे आपको। Social science again is a study of human life, society, how they organize themselves, how they interact with people. This is what social science is all about. क्या क्या फोकस करती है सोशल साइंस, किस किस चीजों से डील करती है और हमें किस किस चीजों में मदद मिलती है सोशल साइंस से, हमें किस किस चीजों से मदद मिलती है सोशल साइंस से। ठीक है, क्लियर? आओ बात करते हैं। सबसे पहले ये फोकस करती है ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में। कैसा इंसान है, कैसा उसका रिश्ता है आसपास से, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर स्ट्रक्चर्स, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, हाउ सोसाइटीज फॉर्म, फंक्शन एंड चेंज ओवर टाइम। कैसे सोसाइटीज बनती हैं, कैसे बदलती हैं, ये हमें सब कुछ पढ़ाती है। मैं आपको एक बार बीच में रुक के फिर ये बता दूं मेरा बच्चा, ये बहुत हेल्पफुल स्लाइड है, ये बहुत हेल्पफुल पीपीटी है आप लोगों के लिए। जहां इस बोरिंग वर्ल्ड में आप लोगों को वही पैराग्राफ्स पढ़ने पड़ते हैं, मैंने उसको प्रॉपर डिवाइड किया इन अ कलरफुल मैनर सो दैट आपको मजा आए पढ़ने में। हमें पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखने, हमें हमेशा पॉइंट्स में लिखने हैं। ये फोकस किस किस पे कर रही है? ह्यूमन बिहेवियर पे, रिलेशनशिप्स पे, इंस्टीट्यूशंस पे और कैसे कैसे ये सोसाइटीज बदल रही है ना, जमाना बदल रहा है बोलते हैं ना, जमाना बदल गया है, ये ऐसे ही बदल रहा है, लोगों के लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, किस चीजों से डील करती है? हमारी हिस्ट्री, हमारे कल्चर, ज्योग्राफिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स और पॉलिटिकल साइंस के फैक्टर्स। हमें हेल्प क्या करती है? इस बदलते हुए समाज को समझाती है, हमें वैल्यूज बताती है और हमें क्लासरूम में बैठे बैठे रियल वर्ल्ड दिखा देती है। जब मैं मेरे बच्चों को फिजिकल फीचर्स पढ़ाती थी तो मैं उनको ले जाती थी माउंटेन्स पे, मैं उनको ले जाती थी अर्थ के क्रस्ट में, कोर में, मैंटल में। मैं उनको ले जाती थी उन जगहों पे जहाँ पे क्लिफ्स होते हैं। मैं उनको ले जाती थी ओशियनिक वेव्स में। एक क्लास में बैठे-बैठे मेरे बच्चे पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल कर लेते हैं। यही तो है सोशल साइंस, यही तो है रियलिटी से मिलना, यही तो है उसके बारे में नॉलेज लेना। हम लोग कहते तो हैं रट्टा मार के हो जाएगी एसएसटी, नहीं। तुम 9th क्लास के 2026 में हो, तुम 9th क्लास के 2025 वाले नहीं हो, जहाँ बस आपको रटा और हो गया। अभी यहाँ आपको सोशल साइंस को समझना है, जानना है, पहचानना है, वाकिफ होना है मेरा बच्चा? ठीक है ना? आओ अब बात करते हैं दो चीजों के बारे में, डिफरेंशिएट करते हैं। एक है सोशल साइंस और एक है नेचुरल साइंस। क्या है सोशल साइंस? सोशल साइंस स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी। मैं कह रही हूं बार बार मैनू सेम गल कहनी है ਤੁਹਾਨੂੰ। सोशल साइंस ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ती है, ये डिफरेंस है, दो मार्क का आ भी जाता है। बिहेवियर को पढ़ती है और साथ साथ रिलेशनशिप्स को। ये करती है फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी, ह्यूमन को नहीं करती है, ये जियोग्राफी को स्टडी करती है नेचुरल साइंस। इंस्टीट्यूशन पे फोकस करती है, फैमिली, गवर्नमेंट, इकोनॉमी। ये फोकस करती है मैटर, एनर्जी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, साइंटिफिक टर्म्स आप लोग पढ़ते हो। यूजेस ऑब्जर्वेशन, सर्वेज एंड हिस्टोरिकल मेथड्स, पुराने इंस्क्रिप्शंस को देख रही है, सेंसस हो रहा है उसके रिकॉर्ड्स को देख रही है। और यहाँ पे ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स को यूज करती है। आप समझ लीजिए ये आशु सर की साइंस है और ये मेरी साइंस है, जो किताबों की बातों पे चलती है,
ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज पे चलती है। सिंपल सी बात है। समझ लीजिए यहाँ पे डिफरेंशिएट हो रहा है रीमा मैम और आशु सर में। तो ये कैन नॉट ऑलवेज यूज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। ऑफ कोर्स हर बार हमारी बात जो हम कह रहे हैं उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सम आर फैक्ट्स। एक्चुअली 90% ज्योग्राफी में स्पेशली फैक्ट्स होते हैं, बट यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड कैसे काम करता है, रिपीटेडली मेजरेबल रिजल्ट्स होते हैं यहाँ पे प्रॉपर। हाउ एंड वाई सोसाइटीज फॉर्म एंड चेंज डील विद डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड इंटरप्रिटेशंस, ये यूनिवर्सल लॉज और थ्योरीज पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में एक बात की, ये रीमा मैम है, ये आशु सर है। रीमा मैम जो आपको किताबों से पढ़ के किताबों की बातें फैक्ट से मिलवाती है, ज्योग्राफी बताती है, लॉज बताती है, जस्टिस के बारे में बताती है, साथ साथ आपको सोशल साइंस के बारे में बताती है। और ये है आशु सर, जो आपको हर एक चीज का प्रूफ देते हैं। अगर ये गैस निकली तो कैसे निकली, ये निकलेगी तो ये आवाज आएगी तो ऐसा होगा। हर एक चीज के पीछे रीजन होता है और इसके रिजल्ट्स भी फैक्ट बेस्ड होते हैं, not just fact based, actually result based होती है। This is natural science and this is social science. Now, we already know this from बचपन। हमें बचपन से ये बातें पता है कि सोशल साइंस के 4 डिसिप्लिन्स हैं। फर्स्ट इज हिस्ट्री, जो हमारे पास्ट इवेंट्स, हमारी सिविलाइजेशंस, हमारी सोसाइटी से मिलवाते हैं। सेकंड इज जियोग्राफी, जो हमें ह्यूमन एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप्स एंड अर्थ के फीचर्स बताते हैं। इकोनॉमिक्स, जो हमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन बताते हैं। एंड पॉलिटिकल साइंस, जो हमें गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, लॉज एंड पब्लिक पॉलिसीज से मिलवाते हैं। ये है 4 डिसिप्लिन्स। अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप मेरे को यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो हमारे पेड बैचेस भी हैं साइंस एंड फन की ऐप पे, जो कि मात्र 900 रुपए की हैं पूरे साल के। और नया नया 2.0 बैच भी आ चुका है। अगर आप चाहें, देखो मैं इस चैनल पे तो आपको वन शॉट्स दूंगी ही, बट जैसे कि आप देख सकते हो अभी जून चल रहा है और सेकंड वन शॉट आ रहा है। ये हमारे बैच में ऑलरेडी 5 चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं। मीनिंग वाला भी कर चुके हैं हम लोग इको भी कर चुके हैं, ज्योग्राफी भी कर चुके हैं, सिविक्स भी कर चुके हैं और हिस्ट्री चल रहा है। वहाँ थोड़ा स्पीड होता है, वहाँ टेस्ट होते हैं टाइमली। तो अगर आप लोग चाहें, इफ यू वांट यू कैन, इफ यू डोंट वांट, यहाँ पे भी मैं तुमको बहुत अच्छा मटेरियल यानी कि वन शॉट्स दूंगी ही। इन सभी को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। आज से पहले 2025 तक आपकी 4 किताबें हुआ करती थी, इन सभी के नाम पे बेस्ड। लेकिन इस साल गवर्नमेंट होपफुली 2 पार्ट्स लेके आ रही है, उसमें से हमें डिवाइड करना है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इको। इस सब के बारे में डिसिप्लिन्स हैं ये। आपके में एक बी अवेयर करके एक बॉक्स था उस बुक में। यहाँ पे था द वर्ड सोसाइटी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियस, जिसका मतलब होता है कंपेनियनशिप और एसोसिएशन। सोसाइटी इज कंपेनियनशिप एंड एसोसिएशन। यस, सोसाइटी इज लाइक आप अपने घर वालों के साथ कैसे कंपैटिबल हो और कैसे आप उनके साथ एसोसिएट करके चलते हो। यहाँ पे घर वाले नहीं, पूरी सोसाइटी, आपके नेबरहुड भी है, आपके रिश्तेदार भी है, एवरीबॉडी इज काउंटेड इन दिस सोसाइटी। तो व्हाट इज सोशल साइंस, 4 डिसिप्लिन्स बता दो और सोसाइटी का मतलब बता दो। ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे इस टॉपिक से बिहाफ पे दिए हैं। सॉर्टेड है सब यहाँ पे 1.1 मेरा बच्चा। एवरीबॉडी इज क्लियर विद द टॉपिक 1.1। जल्दी से कमेंट सेक्शन पे बताएंगे मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे, सभी प्यारे प्यारे बच्चे। हम्म अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्कोप ऑफ सोशल साइंस। जिसका नाम है स्कोप ऑफ सोशल साइंस, दैट इज सोशल साइंस का क्या स्कोप है। हाउ वाइड इज सोशल साइंस एंड व्हाट ऑल डज इट स्टडी, क्या है और क्या पढ़ाती है। तो स्कोप ऑफ सोशल साइंस इज वाइड एंड मल्टी डायमेंशनल। ये डील करती है ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी के बारे में। ये पढ़ती है स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, process of changes and development, and human interaction within social, economic and political framework। तो ये सब कुछ पढ़ा जाता है सोशल साइंस में। ये सारी बातें की जाती हैं जो हमने पहले भी पढ़ ली हैं। ऑल्सो ये फोकस करती है इंस्टीट्यूशन, दैट इज फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, कम्युनिटी। फैमिली सबसे पहला सोशलाइजिंग करने का इंस्टीट्यूशन होता है किसी के लिए भी, और यही है जो आपके वैल्यूज और बिहेवियर में चेंजेस लेके आता है। रिलीजन हो गया जिसके अंदर आप अपने बिलीव्स और ट्रेडिशन पे विश्वास करते हो। एजुकेशन हो गया जो आपकी नॉलेज को बढ़ाता रहता है, स्किल्स को इंप्रूव करता रहता है, आपकी वैल्यूज को बढ़ाता रहता है। मैं आपको सच सच बताती हूँ एक बात, मतलब मैं ना अपनी नीस को पढ़ाती हूँ घर पे, शी इज इन 7th नाउ।
मैं उसको बचपन से पढ़ा रही हूँ। उषांक सर की बेटी, उसको मैं बचपन से पढ़ा रही हूँ। अभी फ़िलहाल वो मुझसे जब से वो 6th में आई है, सिर्फ़ एसएसटी पढ़ती है। पहले वो ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ती थी। अभी जब 6th में आई, तो उसको हुआ कि मैथ्स उषांक सर ही पढ़ाएँ, साइंस आशु सर ही पढ़ाएँ। होता है ना बच्चे को घर में सारे उसको सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं एंड एक्सपर्टीज़ है और पढ़ाइयाँ भी मुश्किल हैं। पढ़ाइयाँ भी हमें ऐसा नहीं लगता हम 6-7 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा 9-10 के बच्चे को ही रहे हैं उसकी बुक्स में। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैं जब उसको पढ़ाती हूँ, तो मुझे क्यों अच्छा लगता है उसको पढ़ाना? क्योंकि जब मैं उसको पढ़ाती हूँ ना, मुझे आप लोगों को पढ़ाने में बहुत हेल्प मिलती है। My knowledge keeps on growing. I can give more examples. I can, relate to the prior thing of the जैसे मैं 9th में कुछ पढ़ा रही हूँ कोई टॉपिक अच्छा इसके पहले उसमें था ये ऐसा था, स्पेशली इन हिस्ट्री बिकॉज़ टिल 2025 9th-10th की जो हिस्ट्री है, वो इंडियन हिस्ट्री नहीं है और मेरा इंडियन हिस्ट्री से अब बहुत पुराना नाता हो चुका है। मैंने अपने टाइम पे 8th तक पढ़ी थी जो पढ़ी थी। तो मेरा रिश्ता टूट चुका है। अब वो रिश्ता जुड़ता है मेरा उसकी किताबें पढ़ने से और यू विल बी शॉक्ड टू नो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग भी उसकी 7th क्लास की बुक्स हेवी हैं। मैंने अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी आपको पढ़ाया, डेमोक्रेसी के टाइप्स आपके में 4 हैं, उसके में 6 हैं। तो यहाँ पे मैं ये एग्ज़ाम्पल आपको क्यों दे रही हूँ क्योंकि बुक्स या पढ़ाई, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी नॉलेज, आपकी वैल्यूज़, आपके आपकी लर्निंग्स को हमेशा बढ़ाती है, हमेशा बढ़ाती रहती है। कम्युनिटी आपको कोऑपरेशन सिखाता है, आपको इंटरैक्शन सिखाता है और ये इंस्टीट्यूशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटियल बिहेवियर और वैल्यूज़ में। अब आते हैं स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सोशल साइंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी स्टडी करती है जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ना मैं आपको पहले शॉर्ट में बता दूँ। को नहीं पता, जिसको 8 तक नहीं पता। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं बेटा जिससे हम पैसा कमाते हैं, जिससे हम अर्न करते हैं, फ्रॉम व्हाट वी अर्न। तो अर्न करने के लिए जिसमें हमारे 3 मेजर ग्रुप्स होते हैं, डिवीज़न होते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी अगर आपको ये पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। मैं ना इस वाले लेक्चर में आप लोगों के कमेंट्स पॉप करके लाना चाहती थी। मैं एंड में लगाऊँगी ज़रूर। जिन्होंने शेपिंग ऑफ अर्थ मुझसे पढ़ा था, भाई इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स हैं, मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? मैं एक स्लाइड एंड में आपको वो दो दिखाऊँगी, तब तक मैं लगा दूँगी, लगवा दूँगी मेरे टीम से। अभी मैं लगाया नहीं था, मैं सीधा पढ़ाना शुरू हो गई थी। बट मैं आपको लगाऊँगी और मैं दिखाऊँगी कितना प्यार। जहाँ पे बच्चों ने लिखा है कि पूरे यूट्यूब पे इससे डिटेल्ड लेक्चर नहीं मिलेगा, शेपिंग ऑफ अर्थ एंड टीजर का एंड आई गारंटी ये चैप्टर भी लोगों ने आधे-आधे घंटे में सिर्फ पढ़ाया हुआ है, सिर्फ आधे घंटे में एंड आई एम हियर टीचिंग यू इन डिटेल विद क्वेश्चन आंसर्स एंड एमसीक्यू। आई एम टेलिंग यू आई विल प्रूव यू। आप लोग खुद लिखोगे ये चीज़ कमेंट्स में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत बच्चों को नहीं पता होता है, मैं सीधा ये बता दूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो नेचर के प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल्स को यूज करती है जिसमें आता है एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वारिंग, सबसे बेसिक फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्टिविटी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना एग्रीकल्चर, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। यहाँ पे अगर आप देखो तो नेचर को यूज करके फसलें उगाई जाती हैं। तो इसको हम प्यार से एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर क्यों? क्योंकि इसमें वही माइनिंग, फ्लावर कल्टीवेशन, गार्डनिंग ये सब भी आ जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड। ये देखना मैं क्या लिख रही हूँ, मेरा दिमाग क्यों नहीं चल रहा है आज यार, हद हो गई है। हाँ, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं वो एक्टिविटीज़ जब प्राइमरी में रॉ मटेरियल बन गया, आप उसको सेकेंडरी में लेके जाओ, वो उसको कंज्यूमेबल बनाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्राइमरी से गेहूँ ली, अब सेकेंडरी में वो गेहूँ आटे के बिस्किट्स में कन्वर्ट करेगी, आटे के मैगी में करेगी, आटे की ब्रेड बनाएगी, आटे के कुलचे बनाएगी, आटे का पास्ता बनाएगी, आटे का मैकरोनी बनाएगी, ऐसे अलग-अलग चीज़ें करके बनाएगी। इसीलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री सेक्टर भी बोला जाता है। फिर थर्ड सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं। जब ये गुड्स तैयार हो जाएँगे तो उसको मार्केट को दुकानों तक लेके कौन जाएगा? ट्रक, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज। तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन ये सारी चीज़ें टर्शरी में आती हैं। इवन टीचिंग, इसमें कोई गुड्स नहीं होते, इसमें सिर्फ सर्विसेज़ होती हैं।
सर्विसेज, टीचिंग, डॉक्टरिंग, इंजीनियरिंग, लॉयर वाला काम, सारे प्रोफेशनल्स इसमें आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ऑल द सर्विसेज कम इन दिस सेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको, ये इंडस्ट्री और ट्रेड आपका आ गया सेकेंडरी में एंड देन सर्विस आ गया आपका टर्शरी में। तो ये है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसको हम एसएसटी में पढ़ते हैं और ये हमें बताती है ह्यूमन नीड्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी, क्योंकि यहीं पे सारा ट्रेड होता है मेरा बच्चा। यहीं पे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना पैसा कमाया जा रहा है प्रोडक्शन के थ्रू, सेलिंग के थ्रू, बाइंग के थ्रू, एक्सपोर्ट के थ्रू, इंपोर्ट के थ्रू, सब कुछ इन्हीं एक्टिविटीज में काउंट होता है। नाउ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, अभी हमने इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ा है ना, पहले हमने प्रॉपर सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ा, हमने इकोनॉमिक पढ़ा, हमने पॉलिटिकल पढ़ा, फिर हम जियोग्राफिकल पढ़ेंगे और फिर हम सोसाइटियल इश्यूज पढ़ेंगे बेटा। तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में अगर हम बात करें, सिस्टम्स में अगर हम बात करें, तो सोशल साइंस पढ़ती है पॉलिटिकल साइंस, लॉज और गवर्नेंस। लॉज मतलब पता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं, कैसे गवर्न कर रहे हो आप, और ये हमें समझाने में हेल्प करती है कि हमारे देश में इतने सारे मिनिस्टर्स हैं लेकिन उनमें लड़ाई झगड़े क्यों नहीं होते, बट स्टिल पावर इज ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी वेल। कैसे डिसीजंस होते हैं हमें ये समझने को मिलता है, और कैसे ये अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की क्या काम है, प्रेसिडेंट का क्या काम है, लोकसभा में क्या हो रहा है, राज्यसभा में क्या हो रहा है, कौन सा बिल कौन पास करेगा, ये सब कुछ हम इस सेक्टर में समझते हैं। फिर अगर बात करें इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन की, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स एंड नेचुरल इन्वायरमेंट हमें बताते हैं कैसे फिजिकल फीचर्स क्या क्या है। फिजिकल फीचर्स क्या क्या है बच्चा, हिमालयाज हैं, है ना, नदन प्लेन्स हैं, डिजर्ट्स हैं, कोस्टल रीजन है, आइलैंड्स हैं, है ना, ये सारी चीजें हैं जो फिजिकल फीचर्स है, और ये ह्यूमन लाइफ को कैसे अफेक्ट कर। क्या पहाड़ की चोटी पे जाके आप रह लोगे पूरा दिन, पूरा दिन तो रह लोगे, क्या आप हमेशा रह लोगे, नहीं। तो आपकी लाइफ पे कैसे, नदर्न प्लेन्स में खेती अच्छी होती है, लोग पाए जाते हैं, डेजर्ट रीजन में कोई एक खासियत है, कोस्टल रीजन में कोई एक खासियत है, आइलैंड में कुछ और खासियत है। तो कैसे वो ह्यूमन लाइफ को इंपैक्ट करती है, हम ये पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। क्लाइमेट अफेक्ट्स ह्यूमन एक्टिविटी, ऑफ कोर्स। क्लाइमेट कैसा है, कौन सी फसल उगेगी, कौन सा रहन सहन होगा, कैसा खाना पीना होगा, और नेचुरल सेटलमेंट से भी पता चलता है कितने पॉपुलेशन है, कितना डेवलपमेंट है, कितना पैटर्न है, क्या पैटर्न है, ये सब इससे पता चलता है। और साथ साथ हम सोशल साइंस में बहुत सारे सोशल इश्यूज के बारे में भी पढ़ते हैं। सोशल इश्यूज की बात करें तो पोवर्टी यानी कि गरीबी, इनइक्वालिटी यानी कि भेदभाव, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी कि इन्वायरमेंट में कमी आना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोले तो जब हम प्रेजेंट की नीड को फुलफिल करते हैं और फ्यूचर के लिए बचा के भी रखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है व्हेन नीड्स ऑफ प्रेजेंट generations are fulfilled without compromising फॉर फ्यूचर जनरेशन। ऐसा नहीं है आप सारे रिसोर्सेज अभी यूज कर लो, आप फ्यूचर के लिए भी तो बचा के रखोगे। ये होता है सोच समझ के डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Creates awareness about challenges faced by the society, encourages finding solution to those problems. Problems को जानना, समझना और उसके निकालना हमें सोसाइटी सिखाती है। So this was your topic 2, scope of social science. Now we will read the importance of social science, that is relevance of social science. सोशल साइंस की क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे ये हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे डेली एक्सपेरिमेंट्स, डेली चीजों के साथ कनेक्ट करता है। दिस इज व्हाट रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब ही क्या होता है बच्चा, इंपॉर्टेंस कह सकते हो आप इसको बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में इंपॉर्टेंस कह सकते हो। तो इस टॉपिक में मेजर ये बस 4 ही पॉइंट है, यही एक स्लाइड है इस टॉपिक में, इसके बाद आपका 1.4 टॉपिक ही आ जाता है, ज्यादा इन डेप्थ नहीं है। बेसिकली सोशल साइंस रेलेवेंट कैसे है, सबसे पहला ये हमें सोसाइटी को समझाता है। अगेन मैं बता रही हूं, फिर से आप देख लो, हिस्ट्री, इको,
ज्योग्राफी, सिविक्स। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप बना के लिख सकते हो मेरा बेटा, इतना आसान है ये। ये कैसे रेलेवेंट है? भाई हिस्ट्री में वो क्या कर रहा है? वो सिविक्स में क्या कर रहा है? वो ज्योग्राफी में क्या कर रहा है? वो इकोनॉमिक्स में क्या कर रहा है? तो भई ये हिस्ट्री में क्या कर रहा है? कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कल्चरल प्रैक्टिसेस समझने में हेल्प कर रहा है। कैसे पहले थी सोसाइटीज़ और कब कैसे चेंज हो रही हैं। साथ-साथ पूरी डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी समझते हो ना, अलग-अलग टाइप के लोग जो पाए जाते हैं, वो कैसे मैनेज करें और कैसे उनमें हार्मनी, यूनिटी बना के रखनी है। हार्मनी का मतलब होता है एकजुट, यूनिटी बना के रखनी है। ये हमें हिस्ट्री सिखाती है। हमें हमें ज्योग्राफी क्या सिखाती है? कैसे ह्यूमन नेचर से कनेक्टेड है। क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में फॉरेस्ट, रिवर्स, मिनरल्स की। क्या अवेयरनेस है हमारी क्लाइमेटिक चेंज और कैसे हम इसको कंजर्व करें, इसके बारे में। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कैसे गुड्स और सर्विसेज बनाए जाते हैं, कैसे कंज्यूम होते हैं, इनसे क्या मेजर इश्यूज होते हैं, जैसे कि बेरोजगारी है, गरीबी है, साथ साथ पॉवर्टी है, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। एंड इस सब में गवर्नमेंट पॉलिसी, सोर्सेज और टेक्नोलॉजी का क्या क्या रोल है। लास्टली हम पढ़ते हैं कैसे डेमोक्रेसी, संविधान और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। क्या रोल है लॉ बनाने वाले लेजिस्लेचर का, इसको एग्जीक्यूट करने वाले एग्जीक्यूटिव का और इस पे डिसीजन लेने वाले जुडिशरी का। एंड साथ साथ लोगों के क्या राइट्स हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटीज हैं और कैसे वो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं मेरा बच्चा। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस in humans life. Is it clear? Is it clear? So that we can move to the 1.4 topic, which is social science from an Indian perspective. यानी कि इसके अंदर हम डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी, हेरिटेज, इकोनॉमी एंड नेशन बिल्डिंग थ्रू सोशल साइंस के बारे में बात करेंगे। यानी कि अगेन ये 4 डिसिप्लिन्स के ऊपर ही ये वाला टॉपिक भी बेस्ड है। इज इट क्लियर मेरा बच्चा? तो इस टॉपिक में बच्चों हम बात करेंगे, बेसिकली आप ये जानते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स का मतलब बहुत फैली हुई, यानी कि इसमें अलग अलग रिलीजन, कास्ट, जेंडर, पोशाकों वाले, भाषाओं वाले, हर तरीके के लोग पाए जाते हैं। और हम सोशल साइंस में इन्हीं डाइवर्सिटीज को तो पढ़ते हैं, समझते हैं। सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली क्या क्या चैलेंजेस हमारी कंट्री फेस करती है। सबसे पहले फिजिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फिजिकल फीचर्स में हमारे पास हिमालय, डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स पाए जाते हैं। क्लाइमेट और सीजन्स की बात करें तो ट्रॉपिकल, एल्पाइन, मॉनसून, एरिड, 4 अलग अलग सीजन्स पाए जाते हैं। लैंग्वेजेस की बात करें तो हमारे देश में 22 प्लस शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, लेकिन 1500 प्लस डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस है जो शेड्यूल्ड भी नहीं है हमारे संविधान में। हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स, डाइवर्स ट्रेडिशंस, साथ साथ हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इतने तरीकों के रिलीजन पाए जाते हैं। एंड इतने सारे इकोनॉमिक गैप्स हैं, अलग अलग पैसे कमाने के रास्ते हैं, और साथ साथ अर्बन और रूरल एरियाज में डिवीजन भी है। तो ये सारी डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में। तो अगर हम बात करें हमारे हिस्ट्री, डेमोक्रेसी और इकोनॉमिकल चेंजेस के बारे में, तो हम पुराने और नए में कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में बात करूं, तो पहले इंडस वैली, वैदिक एज, मौर्य एम्पायर, ये सारी चीजें हम इनिशियली पढ़ते हैं हमारी हिस्ट्री में। रिच कल्चरल ट्रेडिशंस, हमारे आर्ट, हमारे आर्किटेक्चर, फिलोसफीज, स्ट्रगल किया जो फ्रीडम के लिए, जिसमें देश के प्रति प्यार और सैक्रिफाइसेस की भावना हमने पढ़ी, नेशनलिज्म और सैक्रिफाइस। सोशल साइंस हमें हमारी हिस्ट्री को जेन्युइनली रिस्पेक्ट करना सिखाती है। आप जब भी कोई ऐसी मूवी देखते हैं जो पैट्रियोटिज्म पे बेस्ड है, फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट मैं वापस आऊंगा आया जो बॉर्डर डिवीजन के ऊपर है, we feel so obliged to have those ancestors who actually fought for our freedom. The country we are living in, ये ऐसी ना होती अगर वो लोगों ने सैक्रिफाइस ना किए होते और देश के प्रति प्यार ना होता उन लोगों में। आज हम अपनी बिजी लाइफ में देश के प्रति प्यार दिखा तो नहीं पाते, लेकिन जनरली जब भी हमारे सामने ऐसी कोई मूवी या इवन राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत भी बजता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें गूज बम्स आ जाते हैं। यही तो है हिस्ट्री, जो हमारे रूट से हमें प्यार कराती है और वाकिफ कराती है।
अब डेमोक्रेसी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अगर बोली जाती है वो हमारी है। हमारे देश में 1950 से ही 18 साल से ऊपर के सभी इंसान के पास राइट टू वोट है, चाहे वो कोई भी जेंडर का हो, कास्ट का हो या रिलीजन का हो। संविधान में फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और साथ साथ सारे प्रिंसिपल्स मेंशन्ड है। सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी, जो राज कर रही है उसके लिए भी। तीन पिलर्स के बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और साथ साथ लोगों की अवेयरनेस और साथ साथ सिटीजनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी हमारा संविधान बताता है, समझाता है। इकोनॉमिक चैलेंज और डेवलपमेंट क्या क्या फेस्ड है, पोवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये आज भी हमारे देश में मेजर चैलेंजेस फेस करते हैं। इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की आवश्यकता है, जहां पे लोग ग्रीडी ना होके सिर्फ अपने पास रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन ना करें, बल्कि अपने फ्यूचर के लिए भी बचा के रखें। Distribution of resources and development across the regions. And lastly, economics explain these challenges and potential solutions. सिर्फ प्रॉब्लम्स की ही नहीं, बल्कि सॉल्यूशंस की भी बात की जाती है इकोनॉमिक्स में। जैसे कि एक सामान बनाना तो बनाना कितना है, एक नोट छापने तो छापने कितने हैं, ये सारी चीजों के जवाब हमें मिलते हैं हमारी इकोनॉमिक्स में। अब अगर हम बात करें यूनिटी इन डाइवर्सिटी में, यानी कि इतने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग लेकिन तब भी यूनिफाइड है, यूनिटी है इनमें, वो कैसे? तो सोशल साइंस प्रमोट करती है हर एक कल्चर, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, हर एक चीज को। साथ साथ ये लोगों में लेके आती है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। मैं साफ बोलती हूँ, अगर एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान है जिसने जेन्युइनली एजुकेशन को ग्रास्प किया हुआ है, वो जानता है वैल्यू ऑफ लिविंग टुगेदर, एंड वो नहीं मानता ये अलग अलग भेदभाव रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे या जेंडर के बेसिस। वो ये जानता है बस कि ये इंसान है। वो ये नहीं जानता कि वो मुसलमान है या वो हिंदू है या वो सिख है या वो ईसाई है। वो सिर्फ इंसान को जानता है। और इसीलिए हम लोगों में आती है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जिसे हम बोलते हैं फ्रेटर्निटी, भाईचारा, जो हमारे देश में, हमारे लोगों में कहीं ना कहीं है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, प्राइड इन इंडियाज डेमोक्रेटिक। अगर आप आज सोच रहे हो कि हम अच्छा पढ़ें और अच्छा कमाएं, ये आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली देश के लिए भी सोच रहे हो। आप अच्छा कमाओगे, आप देश के असेट हो। आप अच्छा कमाओगे, आप देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो डिड यू नो इंडिया conduct one of the world's largest democratic elections with over 900 million eligible voters. Studying political science helps citizens understand how such a vast, diverse nation is governed through democratic institutions. बेटा नोट्स लेने चाहिए कि किस तरीके से मैनेज हो रहा है ये सब, चाहे जैसा भी हो रहा है, हो तो रहा है ना मैनेज। So India's diversity is its greatest strength. Social science helps students appreciate and celebrate this diversity while building a strong and unified national identity. So we have, ये एक चौड़ दिखाने वाली बात है कि we are a country in which the diversity is so much wide, so much wide, so much in detail. And social science help us to actually value all this, Okay. Now let's move to further topic 1.5, that is major disciplines of social science. तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग डिसिपल्स यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसके अंदर हम थोड़ा सा डीपली डाइव करने वाले हैं इस टॉपिक में, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पहले डिसिप्लिन की, दैट इज हिस्ट्री की, क्योंकि यहीं से तो बेटा शुरुआत होती है। हिस्ट्री हमें पास्ट इवेंट, सिविलाइजेशंस और सोसाइटीज के बारे में समझाती है। हिस्ट्री तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, जनरली हम 6, 7, 8 ऐसे करके पढ़ते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो ये स्टडी क्या कर रही है, पुरानी अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ ह्यूमंस के बारे में। ये हेल्प कैसे करती है, ये हमें दिखाती है कि कैसे धीरे धीरे चीजें डेवलप हुई, शेप हुई और कैसे आज का जमाना बना। ये क्यों मैटर करता है, क्योंकि हमें हमारे रूट्स के बारे में, हमारे रूट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन सिस्टम, जैसे आज के टाइम पे अगर डेमोक्रेसी है तो पहले क्या था, पहले राजा राज कैसे करते थे, पहले ये लोग मोनार्की कैसे इंपोज करते थे, पहले ये लोग लड़ धड़ के कैसे चीजों को ग्रास्प करते थे, पहले कैसे प्रोविंशियल और प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, पहले कैसे ये गोरे हमारे देश में और कैसे गए, इस सब के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, द मुगल एम्पायर शेप्ड इंडियाज आर्किटेक्चर, क्यूजीन, गवर्नेंस एंड आर्ट इफेक्ट्स विजिबल इवन टुडे। ये सब हमें हिस्ट्री से ही पता चला, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ये हमें बताता है अर्थ के बारे में और ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी कि हम लोग कैसे इनसे इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है इसके बारे में। जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में हम बात करते हैं। क्या पढ़ता है ये, सरफेस ऑफ अर्थ, फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट,
नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन पैटर्न्स, ये सब आप पढ़ते हो और ये सब आप पढ़ने वाले हो एक एक करके। आपने इंटीरियर ऑफ अर्थ को पढ़ लिया, आपने लैंड फॉर्म्स भी पढ़ लिए उसी एक चैप्टर में, आप एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट चैप्टर पढ़ोगे, आप धीरे धीरे सारी चीजें कवर करोगे एक एक चैप्टर करके, और आपने पहले भी की हुई हैं, ये सब पढ़ोगे आप। ये हमें बताता है कि कैसे ये जोग्राफिकल फैक्टर्स एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, ट्रेड को इन्फ्लुएंस करते हैं। साथ साथ सेटलमेंट पैटर्न्स, कहाँ कौन सा इंसान रिजाइड करेगा, सेटल होगा, क्यों मैटर करता है ये हमें बताता है फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज में कैसे रिश्ता है। साथ साथ रियल एग्जांपल अगर मैं दूं तो फर्टाइल गंगेटिक प्लेन एंड रिस्पॉन्सिबल सॉरी रिलायबल मानसून वाटर मेक्स इट इंडियाज एग्रीकल्चर एंड पॉपुलेशन हॉटलैंड। नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें तो वहां पे अच्छा खासा प्लेन एरिया है, फर्टाइल सॉइल है, अच्छी खासा मानसून है, जिसकी वजह से वहां पे सेटलमेंट भी अच्छी है और पैसा भी लोग, लाइवलीहुड भी लोग अच्छा कमा लेते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है गवर्नेंस, लॉज और डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में इन डिटेल। यहाँ पे आती है संविधान के बारे में बातें, यहाँ पे आती है लोकतंत्र के बारे में बातें, सरकार के बारे में बातें, और कॉमन पीपल के क्या राइट्स और ड्यूटीज हैं उसके बारे में बातें। तो क्या पढ़ रहा है ये गवर्नेंस पढ़ रहा है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पढ़ रहा है, लॉज पढ़ रहा है, पब्लिक पॉलिसीज को डिटेल में पढ़ रहा है। ऑल्सो ये हमें हेल्प हेल्प करता है डेमोक्रेसी को समझने में, कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आप इस चैप्टर में टॉपिक्स पढ़ रहे हो कि आप इसमें क्या पढ़ोगे, इनके चैप्टर्स में आप इनके बारे में पढ़ोगे। जैसे आपका चैप्टर है सिविक्स का अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी, इसके अंदर आप संविधान के बारे में पढ़ोगे, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ोगे और डेमोक्रेसी की हिस्ट्री भी पढ़ोगे। ये डेमोक्रेसी आई कैसे, एंशियंट इंडिया में कैसी थी डेमोक्रेसी, क्यों मैटर करता है ये यार। ये हमें अवेयरनेस देता है, लोगों के राइट्स पता चलते हैं, एंगेजमेंट पता चलती है, कोऑपरेशन पता चलती है, और साथ साथ अगर इसका रियल एग्जांपल लें तो राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट है जो हर एक इंसान को ये आजादी देता है, वो अपना हक, अपनी बात सामने रख सकता है। इस पे इंडिविजुअल क्वेश्चंस बनते हैं एक एक करके, इंडिविजुअल, तभी मैंने विद रियल एग्जांपल एक्सप्लेन किया, क्योंकि क्वेश्चन में यही आता है विद एग्जांपल, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर जाते हैं। यानी कि रिसोर्सेज लिमिटेड है नेचर में, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा मिलियंस में, तो कैसे हम इकोनॉमिक्स से बैलेंस करके व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस करके हर रिसोर्स को अवेलेबल करा देते हैं। हम इसमें प्रोडक्शन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कंजम्पशन की बात करते हैं और डेवलपमेंट की। इस बार की इकोनॉमिक्स आप 11th-12th की इको पढ़ोगे मुझसे, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कर्व्स, ग्राफ्स सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको। तो इकोनॉमिक्स में मजा ना आ जाए तो मुझे बता देना बेटा, बहुत ही बढ़िया है। क्या पढ़ रहा है ये पढ़ रहा है रिसोर्सेज को कैसे आप सेटिस्फाई करवाओगे लोगों तक, कैसे हेल्प कर रहा है ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, पॉवर्टी सबको स्टडी कर रहा है। ये मैटर करता है इसलिए क्योंकि हम ये बेसिक प्रॉब्लम्स को कैसे टेक्नोलॉजी और कैसे पॉलिसी से ठीक कर सकते हैं पढ़ाया जाता है। और रियल एग्जांपल देख लो भाई, जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी बढ़ा देता है, ट्रांसपोर्ट को भी। क्यों? देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो गाड़ियों के प्राइसेस इसलिए बढ़ाए जाते हैं ताकि लोग कम लें, कम गाड़ियां स्कूटर खरीदेंगे लोग, कम पेट्रोल की लागत होगी, इसीलिए विच पुशेस अप प्राइसेस ऑफ गुड्स एवरीवेयर। इकोनॉमिक एक्सप्लेन दिस चेन रिएक्शन, ये पूरा रिएक्ट, भाई ये सब डिमांड सप्लाई का खेल है, ये सब डिमांड सप्लाई का खेल है। पीछे से सप्लाई कम होगी, लोगों की डिमांड पे कंट्रोल अपने आप लगाना पड़ेगा, चाहे उसका प्राइस राइज करना पड़े। मार्केट में टमाटर, प्याज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं ना, जैसे अभी गर्मियों में नींबू के प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं, तो क्या करते हैं ये लोग, प्राइस क्यों बढ़ाते हैं? हम लोग 1 किलो की जगह आधा किलो लेंगे। स्पेशली मिडिल क्लास तो ये सोचेगा ही ना कि अरे नींबू से क्या है, नहीं लेंगे, नहीं खाएँगे। प्याज से क्या है, बिना प्याज के बना लेंगे सब्जी, नवरात्रों में भी तो खाते हैं। ऐसा होता है ना, सलाद में नहीं काटेंगे प्याज, टमाटर। तो ये सब इकोनॉमिक्स में समझाया जाता है, प्रैक्टिकल है। इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, वेरी प्रैक्टिकल डिसिप्लिन। चलिए, अब चलते हैं 1.6 टॉपिक की तरफ, जिसके अंदर हम बात करेंगे ये जो डिसिपल्स हैं ये आइसोलेटेड नहीं है, अलग-अलग नहीं है ये एक्चुअली में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। दैट इज इनका आपस में इंटरडिपेंडेंसी है, इंटरकनेक्टेडनेस है, जिससे ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं, डिपेंडेंट हैं, रिलेटेड हैं। यू ऑल नो फर्टाइल रिवर ज्योग्राफी, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल एम्पायर्स, इकोनॉमिक ट्रेड सिस्टम, ये चारों के चारों जो डिसिपल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगेन रियल लाइफ एग्जाम्पल से इंटर रिलेशनशिप्स को समझते हैं। आओ,
ज्योग्राफी टू इकोनॉमिक्स, द गैंगेटिक प्लेन हैज फर्टाइल एलुवियल सॉइल, ये ज्योग्राफी है उसकी। इस ज्योग्राफी की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा है, विच पावर्स इंडियाज रूरल इकोनॉमी एंड फूड सिक्योरिटी। और ये फूड सिक्योरिटी यानी कि इंडिया एक फूड सिक्योर नेशन है बिकॉज ऑफ द जियोग्राफी ऑफ दीज प्लेन्स। हो गया ना कनेक्टेड। अगर जमीन अच्छी है, उस पे फसल अच्छी है, तो वहां पे कमी नहीं आएगी खाने की, यानी कि फूड सिक्योर है। फूड सिक्योर का मतलब होता है फूड की अवेलेबिलिटी है, फूड की एक्सेसिबिलिटी है, और फूड अफोर्डेबल भी है क्योंकि वो वहीं पे उग रहा है। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से इकोनॉमिक्स कनेक्टेड हो गया। बहुत प्यारी स्लाइड है ये। अब हिस्ट्री टू पॉलिटिकल साइंस चले जाओ। आप लोग जानते हो कि एंशियंट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस लाइक गाना संघास, रिपब्लिक्स की बात करें, रिपब्लिक्स में क्या होता है, जो राजा है उसका बेटा राजा बनता है, लेकिन डेमोक्रेसी में जो नेता है उसका बेटा नेता बने ये जरूरी नहीं है, तो रिपब्लिक्स कहते हैं इसको। इन इंडिया इन्फ्लुएंस द फार्मर्स ऑफ आवर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो बेसिकली पुराने इस हिस्ट्री ने हमारे आज के टाइम के संविधान और डेमोक्रेटिक सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया। तो हमारे देश में मोदी का बेटा मोदी नहीं बनेगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। सेम गोज फॉर प्रेसिडेंट ऑल्सो एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑल्सो। नाउ पॉलिटिकल साइंस टू इकोनॉमिक्स चल पड़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस टू इकोनॉमिक्स मतलब जब भी गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है रिगार्डिंग ट्रेड, टैक्सेस, जीएसटी, मिनिमम वेज सिस्टम जब बनाती है कि सबको कितना पैसा मिलेगा, एफडीआई रूल्स, ये डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब्स एंड साथ साथ प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं। जब भी सरकार जीएसटी लागू करेगी वो ट्रेड पे ही इम्पैक्ट करेगा, प्रोडक्शन पे, कंजम्पशन पे, सब पे इम्पैक्ट करेगा, वो इकोनॉमिक्स पे इम्पैक्ट करेगा। एंड लास्टली इकोनॉमिक्स का सोशल लाइफ से क्या लेना देना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेजेस इनकम लेवल। अगर इकोनॉमी डेवलप कर रही है तो यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे भी लेवल बढ़ रहा है, पॉवर्टी कम हो रही है, अच्छी हेल्थ हो रही है, एजुकेशन हो रही है, जिसकी वजह से सोसाइटी बढ़िया हो रही है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। तो बड़ी ही प्यारी अप्रोच बताई है मैंने आपको यहाँ पे कि कहने की बात है कि 4 डिसिपल्स हैं, बट दीज 4 डिसिपल्स आर नॉट आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब वो अपने आपस में एक कमरे में बंद नहीं है, आपस में इंटर रिलेटेड है। ये कहीं ना कहीं एक डिसिपल दूसरे डिसिपल को बेनिफिट या इफेक्ट भी करता है बच्चों, करता ही है ये। अच्छा जी, लास्टली हम लोग बात करेंगे 1.7 टॉपिक के बारे में, दैट इज वैल्यूज प्रमोटेड थ्रू सोशल साइंस। क्या वैल्यूज देती है सोशल साइंस, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। लास्ट टॉपिक, सोशल साइंस रिस्पॉन्सिबल बनाती है, इन्फॉर्म्ड रखती है लोगों को, और साथ साथ कंपैशनेट सिटीजन बनाती है अपने देश के प्रति। जैसे कि वैल्यूज प्रमोटेड बाय स्टडिंग सोशल साइंस, हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं सोशल साइंस को पढ़ने के, क्या इसका मेन बेनिफिट हमको होता है। तो फर्स्टली डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, दैट इज हम लोग जब एसएसटी को पढ़ते हैं हम लोग अलग अलग कल्चर को पढ़ते हैं और हम उसको रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, कल्चर को, लैंग्वेज को, रिलीजन को, ट्रेडिशंस को, और हम लोग एक साथ मिल के पीस प्रमोट करते हैं। साथ साथ हम लोग जब इनइक्वालिटी के बारे में समझते हैं तो स्टूडेंट्स सेंसिटिव हो जाते हैं, अच्छा हम ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज वी आर पढ़े लिखे, वी आर एजुकेटेड, वी विल नॉट डू दिस, वी विल नॉट फॉलो दिस इनइक्वालिटी का प्रोसेस। सस्टेनेबिलिटी, हम एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाते हैं जो एक्चुअल में वैल्यू ऑफ रिसोर्स समझते हैं, एंड वी ट्राई टू सेव द रिसोर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। डेमोक्रेसी से हम लोग पार्टिसिपेशन, टॉलरेंस, मतलब वी आर पढ़े लिखे, हम तो वोट देने जाते ही हैं कि भैया हम लोग तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, एटलीस्ट अकाउंटेबल हो, लॉ को रिस्पेक्ट करें, ट्रैफिक रूल्स बने हैं उसको फॉलो करें, बिकॉज वी आर एजुकेटेड। देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन एन अनएजुकेटेड पर्सन एंड एन एजुकेटेड पर्सन। पीस एंड को एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होती है, एंड क्रिटिकल थिंकिंग, दैट इज लॉजिकली, साइंटिफिकली हम सोचते हैं रीजंस बिहाइंड द प्रोसेस एंड द रेपरकशंस, उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं उसके बारे में हम लोग सुनते समझते हैं। दिस वॉज योर कंप्लीट चैप्टर ऑफ meaning and scope of social science in a very easy and simplified manner possible। हर एक चीज एलिमेंट कवर करते हुए ये चैप्टर को फ्रेम किया है, और इस चैप्टर के मैंने क्वेश्चंस भी बनाए हैं तो हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को सब कुछ बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में इस वन शॉट में मिल रहा है। तो पहले तो मैं यार आपको बोलूंगी आप लाइक करो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, बहुत मैटर करता है, और आप प्यारा सा कमेंट भी ड्रॉप करना, क्योंकि इट टेक्स एफर्ट्स टू कम हियर टू make a content for children, and we just need your motivation, your beautiful comments,
keep us motivated to like to make us like work hard, make back to back one shots, डिटेल्ड वन शॉट्स फॉर यू ऑल। तो ये मुझे चाहिए, अभी जल्दी से कमेंट करो, फिर हम चल रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ठीक है, तो अब बारी है आखिरी पड़ाव की, दैट इज क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। भाई देखो, इससे क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है जब आप चैप्टर पढ़ रहे होते हो। इसीलिए मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चंस बना के दे दिए। इन सबको मैं समझा चुकी हूँ आपको ऑलरेडी टॉपिक वाइज, बट क्विकली एक बार रिवाइज करा देती हूँ। व्हाट इज ए सोशल साइंस? तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि सोशल साइंस पढ़ती है ह्यूमन सोसाइटी और साथ साथ उसके सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में। इसके मेन फीचर्स अगर हम पढ़े तो यहाँ से इसके मेन फीचर्स शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ये पढ़ती है कि कैसे लोग रहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। ये फोकस करती है सोसाइटी, इकोनॉमिक, पॉल साइंस, हिस्ट्री के बारे में। साथ साथ ये हमें समझाती है कि कैसे चेंज आया है ओवर द टाइम और कैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज, रिलेशनशिप्स इवॉल्व हुए हैं। और साथ साथ हमें क्लास में बैठे बैठे रियल लाइफ इश्यूज और सिचुएशंस तक पहुंचा देती है। फिर हमने बात की थी सोशल साइंस और नेचुरल साइंस के डिफरेंस के बारे में, जहां मैंने आपको रिलेटेबल बनाने के लिए बताया था कि समझ लो सोशल साइंस मैं हूं और नेचुरल साइंस आशु सर हैं, जो हर चीज में प्रैक्टिकलिटी, एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं। और यहाँ पे बातें की जाती हैं फैक्ट बेस्ड, जो किताबें कहती हैं, जो हिस्ट्री कहती है, जो कल्चर कहता है, जिससे हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता चलता है। फिर हमने बात की स्कोप के बारे में, तो क्या क्या स्कोप है इसमें। हमने सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ा, सोशल इश्यूज के बारे में पढ़ा और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पढ़ा। फिर हमने बात की कि वाई सोशल साइंस इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि हम अगेन सेम बात है, रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस याद आया, सोसाइटी को समझ सकें, ज्योग्राफी को समझ सकें, इकोनॉमिक्स को समझ सकें और साथ साथ कल्चरल ट्रेडिशंस को समझ सकें। फिर हमने बात की कि सोशल साइंस हमें इंडिया की डाइवर्सिटी समझने में कैसे हेल्प करती है। तो डाइवर्सिटी में हमारे फिजिकल फीचर्स आते हैं समझने के लिए, अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर आती है समझने के लिए, लोग कैसे एक साथ रहते हैं, हार्मनी में पीस कैसे मेंटेन करते हैं, ये सब इसके अंदर समझने में आती है। अब हमें बताना है रोल ऑफ हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस का डिसिप्लिन मतलब पार्ट। तो हमें यहाँ पे हिस्ट्री को एक्सप्लेन करना है सिर्फ, कि पास्ट को बताती है, ट्रेडिशंस को बताती है, कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है सब कुछ, ये सब बताती है। ज्योग्राफी को समझना है, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, सबको इंडिविजुअल क्वेश्चन बना दिया जो हमने एक एक साइड वो की। फिर हमने इंटर रिलेटेड वाला पढ़ा, वही वाला सारा आ गया इसके अंदर, जिसके अंदर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दे सकते हो, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दे सकते हो। इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्टेडली इस पूरे के पूरे चैप्टर में से बनते हैं। मैं फिर बता रही हूँ, यही क्वेश्चंस हैं जो पूरे के पूरे चैप्टर से बनते हैं एक एक करके। अगर मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी में हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पूरा का आप बना के भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे बता दिया कि अर्थ और ह्यूमन एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हैं, अब आगे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं, आप बता दो कि फिजिकल फीचर्स को पढ़ रहा है, क्लाइमेट को पढ़ रहा है, पॉपुलेशन को पढ़ रहा है, इन्वायरमेंटल इश्यूज को पढ़ रहा है, सेटलमेंट को पढ़ रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज को पढ़ रहा है। तो जो भी ज्योग्राफी में चीजें अवेलेबल है उसको आप एक एक स्टेटमेंट करके इवॉल्व और एक्सप्लेन कर दो। अब मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी, फटाफट से कमेंट्स में अब आप लोगों को एक्टिव हो जाना है। हो गए सारे बच्चे एक्टिव? जल्दी से कमेंट्स में सभी बच्चे एक्टिव हो जाएंगे। हम लोग अब करने वाले हैं इसके एमसीक्यूज। लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू, दैट इज सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स, मैटर एंड एनर्जी या फिर स्पेस एंड प्लैनेट्स। तो आप जानते हैं मैटर और एनर्जी ये नेचुरल साइंस में थी, हम बात कर रहे हैं सोशल साइंस के बारे में जहां ह्यूमंस के बारे में पढ़ा जाता है। Which of the following is not a disciple of social science? सोशल साइंस का डिसिपल 4 है, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स दी हुई है, तो फिजिक्स तो इसका डिसिपल नहीं है। द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड सिविलाइजेशन इज कॉल्ड हिस्ट्री। पुराने के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये हिस्ट्री है। Which disciple studies governance, laws and democracy? तो ये कौन पढ़ता है? हमारा पॉलिटिकल साइंस, जिसको प्यार से आप लोग सिविक्स भी बोला करते हो। ठीक है जी। अगला, द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस एंड ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप इज। अर्थ के सरफेस को पढ़ रहे हैं हम, तो इट इज ज्योग्राफी, इट इज ज्योग्राफी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल इशू स्टडीड इन सोशल साइंस? सोशल इशू क्या है जो हम पढ़ते हैं? हमने बहुत सारे पढ़े थे, अनएम्प्लॉयमेंट था, पॉवर्टी था, तो यहाँ पे पॉवर्टी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस, ग्रेविटी और रिफ्रैक्शन तो साइंस हो गया। अब आप कहोगे इसमें इतने सारे ऑप्शन साइंस के क्यों है? क्योंकि सोशल साइंस का आधा हिस्सा साइंस ही है बच्चा, आपको कंफ्यूजन के लिए दिया जाता है। India's diversity include language and culture only, religion only, physical feature only, language, culture, religion, physical feature, तो सब कुछ है, डाइवर्सिटी में सब कुछ है।
अब मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क एमसीक्यूज़ भी लगाए हैं क्योंकि आप लोगों ने पिछली बार बहुत सारा प्यार दिखाया है। अभी मैं आपको कमेंट्स भी दिखाऊँगी आप लोगों के प्यारे-प्यारे। मैंने जो शाउट आउट दिए हैं, आप भी इस वाले लेक्चर के नीचे भी आप लोग प्यारे-प्यारे कमेंट्स ड्रॉप कीजिएगा। प्यारे ही नहीं बल्कि फीडबैक कमेंट भी दीजिएगा, जो आपको कमी-पेशी लगी हो मेरे पढ़ाने में, मेरे तरीके में, किसी भी चीज़ में आपको लगी हो। ऑल्दो ये चैप्टर थोड़ा-सा बेसिक सा चैप्टर था, जैसे छोटे बच्चों को इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं ना, वैसा था। एसएसटी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम। उसी तरीके का चैप्टर था, उसी तरीके से हमने मतलब कर भी लिया है खत्म, छोटा ही चैप्टर, आई डोंट नो ड्यूरेशन भी सारी क्या गई होगी। बट येस, इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर, वेरी ईज़ी, वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी, वेरी ईज़ी टू लाइक स्कोरेबल चैप्टर है ये। तो यहाँ पे कुछ होमवर्क एमसीक्यू मैं दे रही हूँ आपको, जो आपको लिखना है। 2 क्वेश्चन्स दे रही हूँ मैं आपको, इकोनॉमिक्स मेनली स्टडीज़। तो क्वेश्चन नंबर 1 करके इसका डालेंगे आंसर आप। इसका जो भी आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट डालेंगे आप लोग एंड टाइम स्टैम्प के साथ। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है व्हिच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? इनमें से कौन-सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये भी आपको लिखना है। मैं पिन कर दूँगी उस बच्चे का कमेंट जिसका सबसे पहले आएगा और सही आएगा। ठीक है जी? ये आपके 2 क्वेश्चन्स हैं एंड योर लव, लेट मी जस्ट शो यू योर लव। ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू पुट ऑल द हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स हियर, बट मेरी टीम को मैंने अभी-अभी लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए बोला एंड सडनली पिक्ड सम ऑफ द कमेंट्स। Ma'am, you are great. Really, you're very confused. I'm very confused because of changing books. But after watching this video, now I am relaxed because you are with me. Always with you. Always ready to help you. Not just me, my whole team. साइंस पे आपने बहुत प्यार दिया है, मैथ्स के लेक्चर्स पे आपने बहुत प्यार किया है, इंग्लिश के लेक्चर्स पे आपने बहुत प्यार किया है, मेरे लेक्चर्स पे आप बहुत प्यार दे रहे हो। देते रहो और देखते रहो। रूटीन में बांध लो कि आपको एवरी वीक एक-एक चैप्टर सबका कर लेना है। एवरी वीक कर लेना है। अच्छा जी। You are the only one whose explanation I have watched with full attention. Oh my God, thank you. I really thank you explaining this chapter in the most simplified version. Thank you, Arna Singh. Thank you, Pallavi Agarwal. दलजीत मैम, पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया। कोई भी चैनल पे इतना डीप नहीं पढ़ाया गया है। बहुत-बहुत शुक्रिया एंड आई आई गारंटी ये वाला चैप्टर भी इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा। बादल दत्ता जी, मैम आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो। थैंक यू मैम, यू आर द बेस्ट टीचर। बहुत-बहुत थैंक यू। Finally found a perfect video. Many, many thank you. Ma'am, I'm so happy that the chapter to whom I was worried, you explained it very, very well. I understand the minimized thing of मतलब बहुत basic चीजें भी उनको समझ में आई and after studying this chapter from you, I'm not so worried about my exams of SST. So glad that I'm starting loving geography. Oh my God, this is a huge compliment. I'm starting loving geography. So thank you, Meenal. And there were a lot of comments similar to this जो नेक्स्ट वीडियो में मैं और लेके आऊँगी इस चैप्टर से रिलेटेड। तो बस अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट्स ऐसे ड्रॉप करते रहिए, प्यार दिखाते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पढ़िए ये लेक्चर अच्छे से और अगला लेक्चर कौन-सा चाहिए वो भी रिकमेंड करके जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।